हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी सेकेंड ईयर का एक पेपर है ड्राफ्टिंग का, प्रारूपण, अभिवचन एवं अभिहस्तांतरण। इसमें एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है अक्सर, लोकहितवाद क्या है, इसे समझाइए। एक्सप्लेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहित याचिका जो लगती है वो क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। आज हम पूरे पॉइंट्स में इसको पढ़ने वाले हैं। 11 पॉइंट तो हमारे इसके हैं कि लोक हितवाद में कौन कौन सी याचिकाएं दायर की जा सकती है, कौन कौन से मामले हम इसमें ले सकते हैं। तो इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है कि लोक हितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक पॉइंट बनाकर लिख देना आपको ऊपर बड़ा सा कि एग्जामिनर को दिख जाए। उसके बाद आपको थोड़ा सा डिटेल लिखनी है उसकी। लोक हितवाद का तात्पर्य ऐसी न्यायिक प्रक्रिया से है जिसमें जन साधारण या समाज के किसी बड़े वर्ग के हितों की रक्षा की जाती है। इसमें जनहित से जुड़े मामलों को ही इसमें रखा जाता है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों या अन्य कारणों से स्वयं न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता है तो लोकहितवाद के माध्यम से उसके अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि लोकहितवाद क्या है। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर इसका एक उदाहरण है। गंगा नदी के पानी की शुद्धता जनसाधारण के लिए हित में है, क्योंकि गंगा नदी का जो पानी है, गंगा में सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, स्नान करते हैं, वह पानी बहुत ही शुद्ध रहना चाहिए। उसको लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी। उसमें आता है कोई भी व्यक्ति इसे प्रदूषित करने से बचाने के लिए लोकहितवाद दायर कर सकता है। मतलब इसके लिए कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसमें एक उदाहरण है एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का एक मामला है, उसमें जनहित याचिका दायर की गई थी। तो ये पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा उदाहरण है। अगला है इसमें सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण का एक उदाहरण। इसमें एक पीआईएल लगाई गई थी। इसमें ताजमहल के सौंदर्यीकरण को बनाए रखने के लिए भी लोकहितवाद लाया जा सकता है, क्योंकि यह पूरे समाज से जुड़ा विषय है। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का एक मामला था। इसमें सांस्कृतिक धरोहर के मामले में भी जैसे ताजमहल के सौंदर्य को बनाए रखने का एक अच्छा यह उदाहरण है। अब आपको क्या करना है कि लोकहितवाद के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। आपको सबसे पहले मतलब ये लिखने के बाद में लिख देना है कि लोकहितवाद के अंदर आने वाले मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले आपको सारे विषय लिख देने हैं। ये 11 विषय मैंने आपको आज इसमें बताए हैं। तो आपको 11 के 11 पॉइंट्स आपको कंटिन्यू लिख देने हैं। इनका डिस्क्राइब आपको वर्णन इनका नहीं करना है, वर्णन इसके जस्ट बाद करना है, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा कि बच्चे को पॉइंट्स याद हैं तो एग्जामिनर यह सोचेगा कि हाँ ये पॉइंट्स याद हैं, तो आगे इसको वर्णन भी इसमें आता होगा। तो इसमें आपको लिख देने हैं सारे पॉइंट्स। और इसमें पहला पॉइंट है, जैसे जितने भी आपको पॉइंट्स याद रहें, ये 11 पॉइंट है, हो सकता है इसमें आपको 7 याद रहें, 8 याद रहें। कई स्टूडेंट्स 11 के 11 याद कर लेते हैं। तो इसमें पहला है पर्यावरण सुरक्षा का प्रमुख विषय लोकहितवाद के अंदर। दूसरा हम लेते हैं महिलाओं पर अत्याचार। तीसरा है हिंसा से प्रभावित पीड़ितों के अधिकार। चौथा है न्यूनतम मजदूरी से संबंधित मामले इसमें आ सकते हैं। जेलों में कैदियों पर अत्याचार एवं अव्यवस्था के मामले इसमें जनहित याचिका में लोकहितवाद में आ सकते हैं। बंधुआ मजदूरी है, नारी संरक्षण गृहों की स्थिति सुधार है, और दलित एवं पिछड़े वर्गों के अधिकारों का संरक्षण, पुलिस द्वारा की गई यातना इसके अंदर आ सकती है, और बाल श्रम एवं शोषण, और लास्ट में पारिवारिक पेंशन। ये मामले मैंने आपको बताए, ये 11 मामले हैं। अब इनका हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। आपको क्या लिखना है इनके अंदर, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पेज आप भर सकें इसके अंदर, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे को बहुत कुछ इसमें आता है। पहला है पर्यावरण संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकारों में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है। पर्यावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, वनों की कटाई और जल संसाधनों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर न्यायालय में लोकहित याचिकाओं के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया गया है। एक इसका उदाहरण है एमसी मेहता बनाम भारत संघ का। अब दूसरा है इसमें महिलाओं पर अत्याचार, माफ़ कीजिएगा, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव जैसे मामलों में उच्चतम न्यायालय में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया है। एक इसका उदाहरण है विशाखापट्टनम, माफ़ कीजिएगा, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का एक मामला है। और इसके अलावा हिंसा से प्रभावित पीड़ितों के अधिकार, सांप्रदायिक दंगों, जातीय हिंसा या अन्य आपराधिक घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, मुआवजा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकहितवाद दायर की जाती हैं। मतलब पुनर्वास, मुआवजा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से लोकहित याचिकाएँ दायर की जाती हैं। अगला है न्यूनतम मजदूरी से संबंधित मामले इसमें आ सकते हैं। श्रमजीवी वर्ग को न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और निष्कर्ष कार्य शर्तों का लाभ सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय समय समय पर हस्तक्षेप करता रहता है। अगला पॉइंट है जेलों में कैदियों पर अत्याचार एवं अव्यवस्था। अनुच्छेद 21 के तहत जेल में बंद व्यक्तियों को मानवीय परिस्थितियों में रखने और पुलिस यातना से रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप करना आवश्यक माना गया है। ये इसमें भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है, PIL। और बंधुआ मजदूरी, छठा पॉइंट, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 और अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा समय समय पर लोकहित याचिकाएँ स्वीकार की गई हैं। इसमें आपको ये लिखना है। और अगला है नारी संरक्षण गृहों की स्थिति सुधार। इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है कि महिला पुनर्वास केंद्रों और नारी निकेतनों में अमानवीय परिस्थितियों को सुधारने हेतु न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकता है। मतलब जनहित याचिका, इसमें लोकहितवाद इसमें लाया जा सकता है। अब इसमें आता है दलित एवं पिछड़े वर्गों के अधिकारों का संरक्षण। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय में कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। अगला है पुलिस द्वारा दी गई यातनाएं। 9, पुलिस हिरासत में प्रताड़ना, अवैध गिरफ्तारी और थर्ड डिग्री उपायों के विरुद्ध न्यायालय में मौलिक अधिकारों के तहत आवश्यक सुरक्षा प्रदान की गई है। 10वां है इसमें बाल श्रम एवं शोषण। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत नाबालिगों के शोषण को रोकने और उनकी शिक्षा व पुनर्वास के अधिकार की रक्षा के लिए लोकहित याचिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें भी लोकहितवाद लाया जा सकता है। सबसे अंत में हमने बताया आपको पारिवारिक पेंशन। वृद्ध, विधवाओं और दिव्यांग आश्रितों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारिवारिक पेंशन की न्यायिक व्याख्या इसमें की गई है। मतलब आप ये 11 मामले हैं इसमें, इसके अलावा भी हो सकते हैं। ये 11 मुख्य मामले मैंने आपको बताए। इनके मामलों में जनहित याचिका, लोकहितवाद लाया जा सकता है। लोकहितवाद के अंतर्गत नए आने वाले विषय, अब इसमें ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से मामले हैं जो लोकहितवाद में नहीं आते हैं। पहला मामला है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी मामले। ये तो प्रश्न में था कि लोकहितवाद क्या है। उसके अतिरिक्त आप इसमें यह भी लिख सकते हैं और अलग से कोई प्रश्न आ जाए कि लोकहितवाद के अंतर्गत जो विषय नहीं आते हैं उनको आप कैसे बताएंगे। तो इसमें 4 पॉइंट हैं। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी विवाद, सेवा या नौकरी से संबंधित मामले। तीसरा है भूमि स्वामी और किराएदार के बीच विवाद। चौथा है सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत शिकायतें। अब इनका डिटेल में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मामले नहीं हैं। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी विवाद। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण नीति, शुल्क संरचना, मेरिट सूचना से संबंधित विवाद न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं। हालांकि जब तक ये विवाद व्यापक जनहित को प्रभावित नहीं करते तब तक इन्हें लोकहितवाद में दायर नहीं किया जा सकता है। ये आपको समझ आ गया होगा। अगला है सेवा या नौकरी से संबंधित मामले। सरकारी या निजी क्षेत्र में नियुक्ति, पदोन्नति, सेवा समाप्ति या वेतन विवाद मुख्य रूप से सेवा विधि के अंतर्गत आते हैं, सर्विस लॉ में आते हैं। ऐसे व्यक्तिगत मामलों में केवल प्रभावी व्यक्ति ही न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। जब तक सेवा से संबंधित कोई मामला व्यापक स्तर पर सार्वजनिक हित में प्रभावित नहीं करता है, उसे लोकहितवाद के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा मामला ऐसा है जो नहीं आ सकता है, भूस्वामी और किराएदार के बीच विवाद।
ज़मींदार और किराएदार के बीच किराया निर्धारण, बेदखली, पट्टा विवाद और स्वामित्व के मुद्दे सामान्यतः दीवानी सिविल सूट के अंदर आते हैं। यह व्यक्तिगत हित से जुड़ा विषय नहीं है। ये माफ़ कीजिएगा, ये व्यक्तिगत रूप से यह जुड़ा विषय है और इसे लोकहितवाद के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। भूमि संबंधी वादों का निपटारा संपत्ति कानून अधिनियम 1882 और किराएदारी कानूनों के अनुसार किया जाता है। अब चौथा मामला है जो नहीं आ सकता है इसमें लोकहितवाद में, सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत शिकायतें। किसी सरकारी विभाग द्वारा अनुचित कार्यवाही, सेवाओं में लापरवाही, व्यक्तिगत अनुबंध संबंधी विवाद या मुआवजा मांगने से संबंधित मामले सामान्यतः रिट याचिका या दीवानी वाद के माध्यम से निपटारे जाते हैं। जब तक यह मामला बड़े पैमाने पर जनहित को प्रभावित नहीं करता है, इसे लोकहितवाद में नहीं माना जाएगा। अब इसमें कुछ शर्तें भी हैं। इसमें लोकहितवाद की कौन कौन सी शर्तें हैं? अब प्रश्न आ सकता है कि लोकहितवाद की शर्तें कौन कौन सी हैं। इसमें पहली शर्त है मामला जनहित से संबंधित होना चाहिए। यह मामला किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं पहला कि यह मामला जनहित से जुड़ा होना चाहिए। अब इसमें लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का उद्देश्य व्यापक जनहित की रक्षा करना है, न कि किसी व्यक्तिगत विवाद का निपटारा करना। न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को स्वीकार करता है जो समाज के कमज़ोर वर्गों, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों या सार्वजनिक नीति से संबंधित हों। व्यक्तिगत विवादों, संविदात्मक अधिकारों, विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाली याचिकाएं लोकहितवाद के अंदर दायर नहीं की जा सकती हैं। दूसरा है, यह किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। लोकहितवाद का उपयोग राजनीतिक लाभ या प्रतिद्वंदिता के लिए नहीं किया जा सकता है। न्यायालयों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई याचिका केवल राजनीतिक उद्देश्य से दायर की गई है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। इसमें यह मामला है, ये आपको बताया गया है। और तीसरा इसमें है, इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लोकहितवाद के मूल उद्देश्य को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो। यदि याचिकाकर्ता द्वारा दायर करने का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा या किसी अन्य विवाद का निपटारा करना है तो इसे लोकहितवाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने बार बार यह दोहराया है कि लोकहितवाद की दुरुपयोग नहीं किया होना चाहिए। ये तो आपका हो गया लोकहितवाद। इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, कौन से नहीं आते, ये हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं। और इसमें लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। लोकहितवाद एक महत्वपूर्ण कानूनी उपाय है जिसके माध्यम से समाज के कमज़ोर, वंचित और गरीब वर्गों को न्याय दिलाया जा सकता है। यह न्याय प्रणाली का अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने का एक सशक्त माध्यम है। देखो, आज ये प्रश्न तो ये था कि लोकहितवाद क्या है, लेकिन हमने इसमें आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया है कि लोकहितवाद की शर्तें कौन कौन सी हैं। और लोकहितवाद के मामले में हमने आपको बताया, माफ़ कीजिएगा, लोकहितवाद के अंतर्गत कौन कौन से विषय नहीं आते हैं, ये भी आज हमने आपको बताया है। प्रश्न आ जाए कि लोकहितवाद में कौन कौन से विषय नहीं शामिल नहीं है, उनका आप वर्णन कीजिए, तो आप ये चारों पॉइंट लिख सकते हैं। और आपसे यह पूछा जाए कि लोकहितवाद की कौन कौन सी शर्तें हैं, तो आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं। अब आप आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। 3 प्रश्न इसमें बनते हैं, इन तीनों का उत्तर आपको आज मिल गया है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।